अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकनॉमिक्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि उस लेवल ऑफ कंजम्पशन को डिटर्मिन करते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड अदर वन इज़ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. अब सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है, यानी साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है कंजम्पशन के हवाले से वो डिटर्मिन करता है कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन लेवल क्या होगा. यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं ये डिटर्मिन करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप को. Whereas objective factors are the factors which shifts the consumption function, कि वो shifting जो है चाहे upward है downward है, ऐसे factors जो economy में consumption function को upward या downward shift करते हैं, these factors are called objective factors. अब subjective factors जो हैं इसको आप इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखें, यानी इनफरादी कंज्यूमर के लेवल पर देखें, तो जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का, ये हर इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी करता है. सो इनको हम डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी कर लेते हैं इंडिविजुअल के हवाले से, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है उसका माइंड सेट है कि उसने रिज़र्व्स इकट्ठे करने हैं, अपने पास ज़खायर इकट्ठे करने हैं, यानी वो चाहता है कि उसके पास दौलत जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कंजम्पशन जो है वो अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी और जो उसके पास सेविंग्स हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके पास रिज़र्व्स इकट्ठे हो जाएं. यानी अगर इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स का ट्रेंड है रिज़र्व्स को कलेक्ट करना, सेव करना या बिल्ड करना अपने पास, तो उसके लिए दे रिड्यूस द करंट कंजम्पशन. इसी तरह अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अनएंटिसिपेटेड नीड्स जो हैं उसके लिए अगर वो अपने पास पैसा ज़्यादा सेव रखना चाहते हैं, जैसे केन्स ने कहा था कि डिमांड फॉर मनी का एक मोटिव जो है वो प्रिकॉशनरी मोटिव है, नागहानी आफात से बचने के लिए जो पैसा अपने पास सेव किया जाता है. सो सेम इज़ द केस द अनएंटिसिपेटेड नीड्स, ऐसी ज़रूरियात जिसका कंज्यूमर को अंदाज़ा नहीं होता और वो अचानक से जनरेट होती हैं. तो अगर कंज्यूमर जो है वो अनएंटिसिपेटेड नीड्स के लिए ज़्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं, सो दे हैव टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस. इसी तरह अगर इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी ये डिज़ायर है कि वो अपनी जो फ्यूचर इनकम है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है करंट कंजम्पशन को रिड्यूस करके वो सेविंग्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि फ्यूचर में उनके पास इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाए. इसी तरह अगर कंज्यूमर्स में ये ट्रेंड या इंडिविजुअल्स में ये ट्रेंड पाया जाता है कि दे वांट टू एंजॉय द हायर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी वो एक लिविंग स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और ब्रांडेड चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब है दे आर कंज्यूमिंग मोर. तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और सेविंग्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी. इसी तरह अगर आप ये देखें रिजॉइसिंग, यानी अगर कंज्यूमर जो है वो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, सैर व तफरीह पर खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है दे आर कंज्यूमिंग मोर इन द करंट टाइम पीरियड एंड सेविंग लेस फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड and so on. There are lots of reasons, there are lots of psychological behaviors which determine the subjective individual trend, and these are the subjective factors which determine the consumption function. इसी तरह अगर हम एक बिज़नेस के लेवल पर चेक करें कि एक बिज़नेस का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है बिज़नेसमैन का, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन को डिटर्मिन करता है, तो इसको हम 4 डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट, एंटरप्राइज. अगर एक फ़र्म जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जब वो बिज़नेस स्टार्ट करती है कि उसने अपने बिज़नेस को एनलार्ज करना है, तो उसको अपने स्मॉलर बिज़नेस को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है ही हैज़ टू सेव मोर.
तो यहाँ पर वो ज़्यादा पैसे सेव करेगी ताकि वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे और अपने बिज़नेस को जो है वो एनलार्ज करे। इसी तरह से अगर एक बिजनेसमैन जो है वो लिक्विडिटी अमाउंट को ज़्यादा करना चाहता है, लिक्विडिटी बेसिकली द अमाउंट दैट इज़ विद होल्ड बाय द बिजनेसमैन इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कैश की फॉर्म में जो बिजनेसमैन अपने पास पैसा रखते हैं एमरजेंसी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। अब अगर बिजनेसमैन जो है वो एमरजेंसी नीड्स के लिए लिक्विडिटी यानी कैश को अपने पास ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, और अगर आपने एमरजेंसी नीड्स के लिए पैसों को कहीं और से लेकर आना है और आपने कहीं से डिस्काउंट करवाना है, तो इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वैसे प्राइस कट वाला डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास कैश ज़्यादा है बिजनेसमैन के पास, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी, और अगर जो है वो डिस्काउंटिंग वगैरह करवानी है या कुछ दिनों के लिए या कुछ अर्से के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है उसके पास कैश ना होने की वजह से, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी। सो इफ़ लिक्विडिटी इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ग्रेटर, मीन्स कंजम्पशन इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से इफ़ बिजनेस इज़ ऑब्जेक्टेड टू इंक्रीज द इनकम, अगर वो चाहती है कि उसके पास इनकम ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा इनकम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, जब वो सेव ज़्यादा करेगा। सो इसी तरह से बिजनेसमैन अगर अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहता है तो ही हैज़ टू रिड्यूस हिज करंट कंजम्पशन, उसको अपनी कंजम्पशन जो है वो कम करनी पड़ेगी और सेविंग्स जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी। एंड द फोर्थ वन इज़ फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है ये वो कैश है या वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन अपने पास सेव रखते हैं ताकि अगर किसी वक्त डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन होती है तो अचानक से प्राइसेस राइज़ कर जाती हैं, तो ये जो सडन इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी वजह से है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए बिजनेसमैन अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा जो है वो रखते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए पैसा ज़्यादा रखा जाता है देन कंजम्पशन इज़ ग्रेटर, अदरवाइज इट इज़ लोअर। सो दीज आर द सब्जेक्टिव फैक्टर्स एट द इंडिविजुअल लेवल एंड एट द बिजनेस लेवल। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन फंक्शन को डिटर्मिन करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज़ बेसिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यानी अगर इनकम में इजाफा हो रहा है तो कंजम्पशन का क्या ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कंजम्पशन की बात हो रही है कि इकोनॉमी के अंदर क्या कंजम्पशन ट्रेंड्स होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस मैग्नीट्यूड को या इस कंजम्पशन को जो है वो डिटर्मिन करते हैं। सो दीज आर द सब्जेक्टिव फैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर शिफ्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, अब सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ चेंज इन वेज रेट, उजरतों की सतह में तब्दीली। अगर इकोनॉमी के अंदर किसी वक्त उजरतें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, वेजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो वेजेस आर द इनकम्स ऑफ लेबर क्लास। सो जब वेजेस इंक्रीज़ होंगी तो लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। सो हमें पता है दैट कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, व्हेन एवर देयर इज़ इंक्रीज़ इन इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेज, जब इनकम में इजाफा होगा कंजम्पशन में इजाफा हो जाएगा। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सो व्हेन एवर देयर इज़ इंक्रीज इन वेजेस, यानी जब भी वेजेस में इजाफा होगा इनकम में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कंजम्पशन शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। इसी तरह अगर वेजेस कम हो जाती हैं तो इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। सो ये तो था चेंज इन द वेज रेट। सेकेंडली वी हैव चेंज इन द विंडफॉल गेन्स और लॉस, विंडफॉल गेन्स एंड लॉस।
विंडफॉल गेन्स एंड लॉस, विंडफॉल का ताल्लुक है आपकी स्टॉक मार्केट के साथ, कि इकॉनमी के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे आपको पता है शेयर्स और जो मार्केट इंडस्ट्रीज़ के या डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के शेयर्स जो हैं वो परचेज़ और सेल किए जाते हैं। अगर किसी वक्त जो है वो शेयर होल्डर्स स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गेन करते हैं, यानी जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस एकदम से ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसका मतलब है दे आर गेनिंग मोर इनकम। तो इसका मतलब है विद द विंडफॉल गेन्स income increases, whenever there is increase in income consumption will increase। इसी तरह if the stock market is giving you loss, यानी अगर स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो गया, you are facing windfall loss, तो इसका मतलब है इनकम कम हो गई और कंजम्पशन कम हो गई, यानी कंजम्पशन फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी, किसी भी इकॉनमी की दो बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दो आलात होते हैं जिनकी मदद से कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन को, इनकम को, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को कंट्रोल किया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी हैज़ वन इंस्ट्रूमेंट एज टैक्स एंड द अदर वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हुकूमती अखराजात। अब किसी वक्त अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, अब टैक्स जो है आपको पता है वाई डी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी क्या है, वाई माइनस टी, यानी टैक्सेस आपकी इनकम से माइनस होते हैं। तो अगर ये जो डिडक्शन वाली अमाउंट है ये 10% से 20% कर दी जाए, तो इसका मतलब है डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। टैक्सेस इंक्रीज करने से इनकम कम हो जाएगी। व्हेन देयर इज़ रिडक्शन इन द इनकम कंजम्पशन रिड्यूस होगी, कंजम्पशन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर टैक्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं या टैक्स कट कर दिए जाते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, हुकूमती अखराजात, अगर हुकूमत जो है वो नर्म मालियाती पॉलिसी, ईजी फिस्कल पॉलिसी जो है वो अप्लाई करती है और अपने अखराजात में इजाफ़ा करती है, यानी हुकूमत सरमायाकारी करती है, तो सरमायाकारी जब गवर्नमेंट करेगी तो इसका नतीजा क्या होगा, इकॉनमी के अंदर रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट, वो जनरेट होगा। जब इकॉनमी के अंदर रोज़गार जनरेट होगा तो लोगों की आमदनियों में इजाफा हो जाएगा, जिससे आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो देयर इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स जब गवर्नमेंट जो है वो ईजी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करेगी तो कंजम्पशन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए जब फिस्कल पॉलिसी ईजी और नॉर्मल और लीनियर फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और जब स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, सख्त फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है तो कंजम्पशन जो है वो फॉल कर जाती है। नेक्स्ट, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, शरह सूद में तब्दीलियाँ। अब आपने एक फंक्शन पढ़ा है दैट इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इकॉनमी के अंदर जो सरमायाकारी है ये डिपेंड कर रही होती है शरह सूद के ऊपर। अब शरह सूद अगर बढ़ जाएगी तो इकॉनमी के अंदर सरमायाकारी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ लोन्स, कर्ज़ों की कीमत होती है। जब कर्ज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, जो रिटर्न आपने देना है लोन्स के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इकॉनमी में जो मीडियोकर क्लास है वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगी, और जो है इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम कम होती है और कंजम्पशन भी कम हो जाती है। सेकंड, अगर आप इसको MSD के हवाले से देखें, डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो हमें पता है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और शरह सूद में और प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी जब शरह सूद बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, यानी जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड्स को सेल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो सेल करने से पैसे आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे,
ठीक है। और जब सेल करते हैं तो नेक्स्ट परचेज़ के लिए रुपीज़ को सेव कर लिया जाता है। इसी तरह से जब ज़्यादा है, जब आपने यहाँ पे परचेज़ करनी है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज यू सेव मोर फॉर MSD, परचेज फॉर द परचेज ऑफ बॉन्ड। और अगर आपने सेल ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आपने इसको सेल करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम आपके लिए जो है वो इसको ज़र को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती। सो यू डू द नॉर्मल कंजम्पशन। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है सो MSD ज़्यादा होगी, यानी इंटरेस्ट रेट लोअर है, कम शरह सूद पर अब आप बॉन्ड्स को परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगे। जब आप उनको ख़रीद लेंगे तो आप उसको मार्केट में लेटर ऑन सेल करके प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे। वेल, दिस इज़ नॉट द पर्टिकुलर पॉइंट टू डिस्कस। सो हमने अभी सिर्फ जो है वो ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और जब शरह सूद में इजाफा होता है तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कम होती है, इनकम कम होती है और कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग बिजनेस जो है या रिगार्डिंग प्रॉफिट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट या जो बिज़नेस डिटर्मिनेशन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एंटरप्रेन्योर्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वो वर्स हों, यानी आज वो बिज़नेस कर रहे हैं 2020 के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2024 और 2025 में, यानी नेक्स्ट टू 2020, फ़र्ज़ करें 2024 लिया है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनको एक हैवी लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, चाहे यहाँ पर कितनी भी शरह सूद कम क्यों ना हो जाए, दे आर नॉट रेडी टू गेट लोन्स, वो कर्ज़े नहीं लेंगे बिकॉज देयर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर वर्स। इसी तरह से अगर उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, वो कहते हैं जी लॉस नहीं होगा, हमें 2024 में एक हैवी प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में दे इन्वेस्ट मोर, चाहे इंटरेस्ट रेट कितनी हायर क्यों ना हो जाए, यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज दे आर सर्टन, उनको यकीन है इस बात का दैट दे विल अर्न द प्रॉफिट। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ यू हैव पॉजिटिव फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन ज़्यादा होगी। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वर्स हैं देन जो प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे और इनकम कम होगी और कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाएगी। देन वी हैव फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ कॉरपोरेशंस। अगर हम कॉरपोरेशंस की बात करें, कॉरपोरेशंस की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, अब फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कॉरपोरेशन की दो तरह से हो सकती हैं कि एक तो कॉरपोरेशंस अपने पास कैश रिजर्व्स को बढ़ाना चाहती हैं, दूसरा इट मे ऑफन हैपन कि जो डिविडेंड पेमेंट्स होती हैं, डिविडेंड पेमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। अच्छा, फर्स्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली द कॉरपोरेशंस और कॉरपोरेट्स आर। कॉरपोरेट्स बेसिकली एक जो है एक यूनिट होता है जिसको स्टेट ऑथराइज करती है और वो सारे डिफरेंट बिजनेसमैन आपस में मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ कॉरपोरेट। सो कॉरपोरेशन में आपके पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसको आप शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब एक साल के बाद वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन में क्या होता है कि एक प्रॉफिट वो होता है जिसको वो डिवाइड कर लेते हैं और एक हिस्सा या दो हिस्से, इट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या रेशो जनरेट की हुई है, तो कुछ हिस्सा वो अपने बिज़नेस पर्पसेस के लिए, बिज़नेस की तरक्की के लिए अपने पास रख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब वो प्रॉफिट
जो बिज़नेस के लिए रखा गया है और आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, अगर उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जो रेट है, अगर उसको कॉरपोरेट्स बढ़ा देती हैं, यानी अब वो कहते हैं कि हमने बिज़नेस के लिए पैसा ज़्यादा रखना है, ठीक है, आपस में वो कम शेयर जो है वो डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में स्टेक होल्डर्स के पास क्या होगा, इनकम्स कम हो जाएंगी। जब उनकी इनकम्स कम हो जाएंगी तो इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये इस कॉर्पोरेट के अंदर ढेर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब इनको शेयर कम जाता है तो इट मीन्स फर्दर जो है लोअर लेवल पर भी लोगों की इनकम्स कम होंगी और कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिड्यूस किया जाता है, डिविडेंड पेमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर इंक्रीज़ हो जाएगी और कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर कॉरपोरेट अपने पास जो रिज़र्व्स हैं, कैश रिज़र्व्स, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, एमरजेंसी नीड्स के लिए डील करने के लिए हैं, या किसी भी पर्पस के लिए जो उन्होंने अपने पास रिज़र्व्स रखे हुए हैं, अगर वो इस रिज़र्व की अमाउंट को अपने पास बढ़ाना चाहें तो इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। तो व्हेन एवर दे सेव मोर देयर कंजम्पशन विल बी लोअर, उनकी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से ये कंजम्पशन फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह से होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स, होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स कौन से हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो ऐसे असासे जो फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड। अब आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, उसको आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी और आपने उसको मार्केट में सेल करना है, तो यू नो वेरी वेल कि वो फौरी तौर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट आपके पास ऐसे एसेट्स हैं लाइक आपके पास चेक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, इस तरह के एसेट्स हैं जो फौरी तौर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स मीन ऐसे एसेट्स, अगर आपके पास ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जो फौरी तौर पर कैश में ज़रूरत पड़ने पर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास पैसे हैं, आप जाके उन पैसों को निकालेंगे और उसको कंज्यूम कर देंगे। अगर आपके पास होल्डिंग ऑफ एसेट्स, लिक्विड एसेट्स ज़्यादा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। अगर आपके पास होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स कम है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। और आपको पता है हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है। तो इट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन, इट नेगेटिवली अफेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन। ये नेगेटिवली करेगा और ये पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा। Then we have another very important point, that is distribution of income. किसी भी वक्त इकोनॉमी में जब कोई इन्वेस्टमेंट होती है या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उससे क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकसीम है, तकसीम दौलत जो है, ये इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं कि क्या वो रिच से पुअर की तरफ मूव कर रही है या पुअर से रिच की तरफ मूव कर रही है। अब अगर तो इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर है, तो रिच टू पुअर मीन्स जो रिच क्लास है इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज देयर वांट्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, ठीक है, उनका सेविंग ज़्यादा करते हैं और कंजम्पशन कम करते हैं। और पुअर जो है इनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी वांट्स फुलफिल नहीं हुई भी होती। जैसे उनके पास पैसा आता है तो वो कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम रिच टू पुअर, यानी पैसा उन लोगों से जो खर्च नहीं कर रहे उन लोगों के पास जा रहा है जो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज़ अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन द कंजम्पशन। इसी तरह से अगर इकोनॉमी में जो डायरेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की फ्रॉम पुअर टू रिच है, तो अगर पुअर से जिनका एमपीसी ज़्यादा है
पैसा निकलकर उस क्लास के पास जा रहा है जिसकी MPC कम है, तो ये लोग तो पहले ही कम खर्च करते हैं, जब और पैसा आएगा तो पहले से भी कम खर्च करेंगे. सो इट मीन्स इन दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन विल फॉल, यानी कंजम्पशन पर नेगेटिव इफेक्ट होकर कंजम्पशन जो है वो फॉल करेगी. इसी तरह से अगर जो सेविंग एटीट्यूड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी अगर लोगों का ये एक्सपेक्टेशन हो कि प्राइसेस जो हैं फ्यूचर प्राइसेस वो इंक्रीज़ होने वाली हैं, कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो वो क्या करेंगे, वो करंट डिमांड फॉर गुड्स उसको रिड्यूस कर देंगे. डिमांड DC करंट डिमांड फॉर गुड्स जो है उसको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे. और अपनी जो कंजम्पशन है, जो चीज़ों को ख़रीदने की उनकी जो डिमांड थी उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस ज़्यादा होने वाली हैं. और इस तरह से जब फ्यूचर में अगर प्राइसेस फ्यूचर की इंक्रीज़ होगी तो वो करंट डिमांड को नहीं, वो फ्यूचर डिमांड को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में कीमतें ज़्यादा होनी हैं, करंट प्राइसेस फ्यूचर की निस्बत कम है, तो इसलिए वो डिमांड करंट डिमांड को बढ़ा देंगे और फ्यूचर डिमांड को रिड्यूस कर देंगे. इसी तरह से अगर इकोनॉमी के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि फ्यूचर में बिकॉज ऑफ सम इवेंट, यानी फ्यूचर में उनको कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है, या ऐसा कोई फंक्शन है जो उन्होंने अटेंड करना है, या उनका कोई इन्वेस्टमेंट मोटिव है, किसी भी प्रोस्पेक्टिव से आप देखें कि अगर उनकी फ्यूचर कंजम्पशन वो बढ़ाना चाहते हैं, यानी उनके जो फ्यूचर में कंजम्पशन है वो जानते हैं कि वो किसी ना किसी वजह से बढ़ जाएगी, तो वो करंट कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे. ठीक है. इस तरह से आप देखें कि सेविंग एटीट्यूड्स जो हैं उनमें तब्दीली की वजह से फ्यूचर की कंजम्पशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, और इस कंजम्पशन की वजह से करंट कंजम्पशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाता है. यानी इफ़ पीपल प्रेफर फ्यूचर कंजम्पशन दे सेव मोर इन द करंट टाइम पीरियड, यानी अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ा सकें तो दे हैव टू सेव मोर इन द करंट टाइम पीरियड्स. So these are the certain factors, objective factors which determine the consumption function in the economy. So on the conclusion we have studied two factors, subjective factors and objective factors. सब्जेक्टिव फैक्टर्स को हमने इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया और बिज़नेस लेवल पर स्टडी किया, और हमें पता है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है, और ये कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं. एंड सेम इज़ द केस विद द ऑब्जेक्टिव फैक्टर, और ये ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी की कंजम्पशन फंक्शन को शिफ्ट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ये कंजम्पशन फंक्शन में शिफ्टिंग जो है वो क्रिएट करते हैं. सो दैट इज़ द लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू सो मच.